सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ताराचंद बाजिया, फैकल्टी मेंबर प्रतिभा क्लासेज जोधपुर। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं जो पुराना पेपर है 2016 का, वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा पेपर पहले आ चुके हैं 16 में 18 में, वैसी संभावना है कि आने वाला पेपर ही ऐसा आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। 2016 का नॉन टीएसपी का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है मायोलॉजी, तीसरा है ऑर्थोलॉजी और चौथा है हिस्टोलॉजी। देखिए अध्ययन किससे कहते हैं, इसमें 16 में भी क्वेश्चन आया है, 18 में भी आया है। तो जो जोड़ों के अध्ययन को बोलते हैं अपन बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। सी ऑप्शन इसका सही है। ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं हड्डियों के अध्ययन को, बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और जो मसल्स की स्टडी है उसे कहा जाता है मायोलॉजी। और हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतक या टिश्यू की स्टडी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि की मध्य गुहा जिसमें वायु या लिक्विड द्रव्य भरा रहता है कहलाती है। साइनस, फोरामेन, फिशर, स्पाइन। तो जहां पर लिक्विड या वायु रहती है उसे बोलते हैं साइनस। तो इसका आंसर है ए, पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका के अंतः कंकाल, देखिए क्या पूछा है, कोशिका के अंतः कंकाल एवं परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई रहती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है। तो इसका सही आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा केंद्रक। और माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ईटीएस टेप साइकिल चलते हैं और एटीपी का निर्माण करता है। ये भी आपके एक बार क्वेश्चन आ रखा है। अगला क्वेश्चन है, वह पशु जिसकी कशेरुक दंड की अस्थियों का सूत्र है। अपने को एक फॉर्मूला दे रखा है वर्टिबल कॉलम का, अपने को बताना है कि किस जाति का है, किस पशु वंश का है। तो देखिए भाई, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 18। थोरेसिक 18 ये अपने को इंडिकेट करता है कि घोड़े का सूत्र है। अगर बात करें भाई गाय की, तो गाय के अंदर 13 जोड़ी पसलियाँ होती है। फाउल की बात करें तो फाउल में 7 जोड़ी होती है। तो ये फॉर्मूला है किसका है, घोड़े का है। गाय के अंदर 13 जोड़ी पसलियाँ होती है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है। अगर फाउल की बात करें तो यहाँ पर 7 जोड़ी रिब्स होती है। अगला क्वेश्चन है, गोवंश के पशुओं में होती है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया है कि गाय के अंदर कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, तो 13 जोड़ी पसलियाँ होती है। 7 जोड़ी किसमें, फाउल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। 18 जोड़ी किसमें, इक्वाइन के अंदर, हॉर्स में आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, शरीर की सबसे बड़ी तथा लंबी अस्थि है। शरीर की अपन बात करें भाई, सबसे लंबी व बड़ी अस्थि कौन सी है, तो सबसे बड़ी और लंबी अस्थि है वो है फीमर। कौन है, फीमर। और कौन से पैर की है, ये हैंड लिम्ब की है। आपके ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि स्क्यूपुला जो हड्डी है किस प्रकार की हड्डी है और कौन से पाद में पाई जाती है, अग्रपाद में या पश्चपाद में। तो फीमर है जो सबसे भारी व बड़ी अस्थि है। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ का अर्थ है भाई ट्रू, सत्य, आमाशय होता है। तो रूमिनेंट्स है, इनका स्टोमक 4 भागों में बटा होता है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम। और जो अबोमेजम है इसके अंदर एंजाइम की मदद से पाचन होता है और इसी कारण से इसे बोलते हैं ट्रू स्टोमक। इसी को बोला जाता है ट्रू स्टोमक। तो कौन सा आंसर होगा भाई, 4th नंबर ऑप्शन है अबोमेजम से होगा। यहाँ से एक बार 18 में भी क्वेश्चन आया था कि पक्षियों के अंदर सत्य आमाशय किसे कहा जाता है। तो पक्षियों की अगर बात करें तो पक्षियों के अंदर जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है उससे बोला जाता है ट्रू स्टोमक। याद रखना है। बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स के अंदर ट्रू स्टोमक,
प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ये भी आ रखा है। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय अनुपस्थित होता है, यानी गोल ब्लैडर किसमें नहीं होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हर बार आता है। गोल ब्लैडर की बात करें तो इक्वाइन घोड़े के अंदर ये नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति, मूत्र में आरबीसी पूछे या अपन बोले ब्लड पूछे तो भी आंसर हो जाएगा हिमेचूरिया। पहला ऑप्शन सही है, हीमोग्लोबिन यूरिया। अगर यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित है तो बोलेंगे हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का अर्थ है आरबीसी का टूटना। आरबीसी का लाइसिस शब्द आए उसका एक ही अर्थ है टूटना, आरबीसी का टूटना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, न्यूट्रोफिल्स भाग है, यानी कहने का अर्थ है न्यूट्रोफिल्स किसका भाग, ये पूछ रहे हैं। अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें, न्यूट्रोफिल्स दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी को बोलते हैं, सॉरी न्यूट्रोफिल्स की नहीं, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पर तो न्यूट्रोफिल्स पूछता है, तो न्यूट्रोफिल्स क्या भाई, श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है। उसमें भी अगर बात करें तो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये ऑप्शन होगा इसका श्वेत रक्त कोशिका के ग्रेन्युलोसाइट का, ये पहला ऑप्शन है वो सही होगा। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका ए ग्रेन्युलो, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की वह सामान्य क्षमता जो उसे किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति है। शरीर की, किसकी भाई, शरीर की रोग विशेष से लड़ने की जो क्षमता होगी उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी कहा जाता है। तो सिंपल सी क्या है परिभाषा है, आपको इम्यूनिटी के टाइप याद रखने हैं और कौन कौन से उदाहरण हैं वो भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है, यानी ग्लाइकोजन पूछना चाह रहा है ओलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, क्या है, तो ये पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन क्या है भाई, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल रचनात्मक इकाई, कहने का अर्थ है अमीनो एसिड है वो किसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है वो पूछ रहा है, तो प्रोटीन की है। किसकी है, प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड से मिलकर बना है। तो इसका आंसर होगा वसा की नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की नहीं है, प्रोटीन के, ये बी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेतौंधी यानी कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस सबको पता है विटामिन ए की कमी से होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, विटामिन की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पोल्ट्री के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम आती है। जैसे एक फेमस बीमारी है जिसे बोलते हैं कर्ल्ड टॉय पैरालिसिस, टॉय पैरालिसिस वीओ के एग्ज़ाम में, एलएसए के एग्ज़ाम में हर बार आती है। ये विटामिन B2 की कमी से होती है, B2 की कमी से होती है। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ये विटामिन ई की बात करें, ये भी बहुत बार एग्जाम आते हैं विटामिन ई की कमी से। बर्ड्स के अंदर क्रेजिचिक डिजीज, क्रेजिचिक डिजीज। और विटामिन ए से पूछे पोल्ट्री के अंदर तो न्यूट्रिशनल ड्रॉप, न्यूट्रिशनल ड्रॉप ये बीमारी भी होती है। तो पोल्ट्री की बीमारियां, मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारी, पोल्ट्री की सॉरी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, इनसे एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, घोंघा बोले तो गोइटर रोग किसकी कमी से होता है, सबको पता है आयोडीन की कमी से होता है, तो इसका फोर्थ आंसर है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा फेन की जाने वाली ऑक्सीजन है, कहने का अर्थ है अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो कितनी ऑक्सीजन का ये ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ये करता है 1.36 ml का। अगर बात करें कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा 20 ml। कितना जाएगा? 20 ml। तो याद रखना भाई ऑक्सीजन कितनी ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या है। देखिए वो 2012 जो पुरानी पशु गणना है, अगर नवीनतम पशु गणना की बात करें तो वो है 2019 की पशु गणना। और 2019 की पशु गणना है, ये कौन से नंबर की पशु गणना है? ये 20वीं पशु गणना है। और इसके अनुसार अगर बकरी की बात करें तो बकरी की संख्या है 20.84 मिलियन। अगर इसको अपन लाख में लिखना चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और करोड़ में लिखना चाहिए तो 2.084 करोड़ है। और बकरी के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, ऊँट में भी पहला स्थान है और गधे में भी पहला स्थान है। ये पिछले बार सुपरवाइजर में 21 में पेपर में आया था कि बकरी के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। बकरियों के अंदर कौन सा स्थान है भाई? पहला स्थान है। ये सुपरवाइजर 2021 में आया था। अगला क्वेश्चन है, ए निश्चित पाठ्यक्रम, यानी कोई पाठ्यक्रम डिसाइड नहीं है कि वे शिक्षा जो शिक्षण संस्थानों में कहाँ दी जाती है, शिक्षण संस्थानों में के बाहर, कहने का अर्थ है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन पूछा है। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करें तो उसे बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, हिंदी में बोलेंगे अनौपचारिक शिक्षा। तो पहला आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, घोघामेड़ी पशु मेला आयोजित होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, पशु मेले से अपने एक्सटेंशन में भी क्वेश्चन आएंगे और जीके में भी आएंगे। एक बार तो 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। घोघामेड़ी पशु मेला ये लगता है नौर के अंदर। कहाँ लगता है? नौर पड़ता है हनुमानगढ़ में। तो नागौर जिले में नहीं लगता है, बाड़मेर में नहीं लगता है, हनुमानगढ़ में लगेगा। इस मेले की एक खासियत है कि सबसे लंबी अवधि तक चलता है, सबसे लंबी अवधि तक चलता है। अगर तिथि पूछे तो ये चलता है सावन पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, पूर्णिमा से पूर्णिमा 1 महीने तक ये चलने वाला पशु मेला है। और नस्ल पूछे तो किसके लिए लगता है, तो हरियाणवी नस्ल के लिए यह लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रचार शिक्षा में कठपुतली खेल है, यानी कठपुतली किस प्रकार का खेल है, किस प्रकार के एजुकेशन दे सकते हैं? सर्वे साधन नहीं है, दृश्य नहीं है, सर्वे दृश्य साधन है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए अगर अपने ऑडियो विजुअल एड की बात करें, ऑडियो एड की बात करें, विजुअल एड की बात करें तो इनसे 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हर बार एग्जाम में आया है और आने वाले एग्जाम में भी जरूर क्वेश्चन आएगा। तो कठपुतली कला किसका है? सर्वे दृश्य साधन है। अगला है, नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी अगर अपन नस्ल में सुधार करना चाहते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं? अवांछित प्रजनन को रोकना, ये अपन कर सकते हैं कि भाई जो रैंडम मेटिंग हो रही है या ऐसे नस्ल ऐसे बेल जो लो क्वालिटी के उनकी अपन मेटिंग रोक सकते हैं। दूसरा है नकारा सांडों का कास्टेशन कर सकते हैं। तीसरा है प्रजनन नीतियों के अनुरूप पशुओं का प्रजनन, जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग मेटिंग करवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। अगला क्वेश्चन है, पशु गणना 2012 थी, तो 2012 पशु गणना कौन सी थी भाई? 2012 पशु गणना थी 18वीं पशु गणना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और जो नवीनतम पशु गणना हुई है, 2012 पशु गणना ये 19वीं पशु गणना थी। अगर नवीनतम पशु गणना की बात करें तो वो ये 2019 में, और ये है 20वीं पशु गणना 2019 में हुई है। अगर पूछे भाई पशु गणना के बीच मध्य अंतराल कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। लेकिन 2012 में और 19 में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 साल का अंतर है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 19वीं तथा 20वीं पशु गणना के मध्य कितना अंतराल है, तब आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। सिंपल क्वेश्चन आए कि पशु गणना के मध्य अंतराल होता है तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला है, नवीनतम एवं परंपरागत तकनीक से तुलनात्मक शिक्षा देने की विधि है। कहने का अर्थ है अपन तुलना करके एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये आएगा अपने परिणाम प्रदर्शन में। इंग्लिश में बोलेंगे रिजल्ट डिमोनेस्ट्रेशन, विधि प्रदर्शन को बोलेंगे मेथड डिमोनेस्ट्रेशन। इनके सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधि प्रदर्शन की बात करें तो इसका सिद्धांत है करके सीखना,
करके सीखना इसका सिद्धांत है। इसकी बात करें परिणाम प्रदर्शन की, तो इसका सिद्धांत है देखकर विश्वास करना, देखकर विश्वास करना। अगला क्वेश्चन है सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी लर्निंग, सीखने का अर्थ है लर्निंग। लर्निंग का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? करके, देखकर, सुनकर, लिखकर। तो करके सीखना सबसे अच्छा है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, गंभीर टिम्पेनी में पशु की मौत हो सकती है, यानी टिम्पेनी अगर बीमारी हो गई है, ब्लोट आ गया, आफरा आ गया है, तो क्या क्या हो सकता है? किस वजह से बीमार की पशु की मृत्यु होती है? श्वसन क्रिया बंद होने से, हृदय के रुकने से, और टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया का अर्थ है टॉक्सिक पदार्थ बनने से, टॉक्सिक पदार्थ बनने से। तो इसके तीनों कारण हैं। ऑल आंसर जाएगा। कहने का अर्थ है अगर आफरा आ गया है तो डायफ्राम ऊपर की ओर खिसकेगा, श्वसन क्रिया में तकलीफ होगी। तो सभी आंसर इसके सही है। अगला क्वेश्चन है कोप्रोफेजिया से तात्पर्य क्या भाई? कोप्रोफेजिया से क्या तात्पर्य ये पूछना चाह रहा है। कोप्रोफेजिया का अर्थ है भाई सोम का ही जो फिकल मैटर है उसको खाना। तो पहला है पशु द्वारा सोम का या अन्य पशु का गोबर खाना, सही है। पशु द्वारा मृत पशुओं की अस्थियां, ये नहीं है। मादा पशु द्वारा ब्याने की, ये भी नहीं है। पशु द्वारा मिट्टी, पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि, ये भी नहीं है। तो इसका पहला आंसर है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पास्चुरेला मल्टासीडा कारक है, यानी जो पास्चुरेला मल्टासीडा है, ये जो बैक्टीरिया है, ये कौन सी बीमारी कोज कर रहा है? एंथ्रेक्स, लंगड़ा बुखार, ब्रुसेलोसिस, गलगोटू। तो गलगोटू का नाम है एचएस हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये इसका सही आंसर है। एंथ्रेक्स की बात करें तो ये होता है बेसिलिस एंथ्रेसिस के बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। लंगड़ा बुखार जिसे बोलते हैं बीक्यू, ये भी बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेला अबोर्टस द्वारा होने वाली बीमारी, ये भी बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। तो सारी की सारी क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। तो ये भी अपने क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, और जो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। तो सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज है। 28 नंबर है गर्भपात होने विशेष लक्षण है, यानी अबॉर्शन कौन कौन सी बीमारियों में होता है। पहला ऑप्शन है ब्रुसेलोसिस, यहाँ पर होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है। ब्रुसेलोसिस लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है। यहाँ पर टीबी यहाँ पर भी होता है, एफएमडी यहाँ पर भी होता है। एफएमडी क्या है? वायरल डिजीज है। और कौन से वायरस के द्वारा होती है? एप्था वायरस द्वारा होती है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा होती है। और ब्रुसेलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सभी, ऑल, डी इसका राइट आंसर है। देखिए जो प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया द्वारा जो भी अबॉर्शन होते हैं, आपको याद रखना कौन से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, कौन सा सेकंड में, कौन सा थर्ड में, यहाँ से भी जनरली क्वेश्चन बनता है। और अगर बात करें इन बीमारियों की, तो इन बीमारियों के आपको सिनोनिम्स याद रखने हैं, अन्य नाम कौन कौन से हैं, और विशेष करेक्टर, और कौन सा टेस्ट इसके लिए काम में लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। जैसे बहुत ही फेमस टेस्ट एस कोली टेस्ट, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये अपने याद रखना भाई, एंथ्रेक्स के लिए यूज करते हैं। अगला है रेड वाटर रोग है। रेड वाटर का अर्थ है जो यूरिन आता है, यूरिन आता है वो रेड कलर का आता है। ये कौन सी बीमारी है? होता है एनोप्लाज्मोसिस, बबेचियोसिस, थालेरियोसिस और लेशमानियोसिस। तो जो बीमारी है बबेचियोसिस, इसके अंदर ये है रेड वाटर आता है। कारण क्या भाई? आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। आरबीसी का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। पूछे किसके द्वारा होती है? तो ये होती है बबेसिया बाइजेमिना, बबेसिया बाइजेमिना द्वारा ये बीमारी होती है। एक प्रोटोजोआ है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और थाइलेरियोसिस ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी, दोनों बीमारियां महत्वपूर्ण हैं। आपको याद रखना बबेचियोसिस और थाइलेरियोसिस, इसके अंदर कोष ब्लू बॉडी बनती है, कोष ब्लू बॉडी बनती है थाइलेरियोसिस के अंदर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बाह्य परजीवी को मारने हेतु प्रयुक्त दवा को किसी पशु द्वारा चाटने से होने वाली टॉक्सिसिटी पूछ रहा है। तो जो आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी है
ये अपने बॉडी के ऊपर जो ड्रग्स यूज किए उसको खाने की वजह से हो सकती है। टॉक्सिसिटी से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर फार्मा की बात करें तो उपचार पर्ची, एंटीबायोटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी और कुछ जो ब्रांचेस है जैसे डायनेमिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, पोसोलॉजी है, फार्मेसी है, ये आपको याद रखना है। तो टॉक्सिकोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात करें भाई आर्सेनिक मेटल टॉक्सिसिटी है, ये भी आपको याद रखना है। प्लांट के द्वारा होने वाली टॉक्सिसिटी है जैसे कि साइनाइड टॉक्सिसिटी, ये भी एग्जाम में आती है। अगर बात करें भाई सर्रा रोग, सर्रा बीमारी किसकी वजह से होती है? ट्रिपैनोसोमा इमानसी, इसकी वजह से सर्रा डिजीज होती है और मुख्य रूप से ये ऊंट के अंदर देखने को मिलती है। कैमल के अंदर होने वाली बीमारी है ट्रिपैनोसोमा इमानसी, पैरासाइट है। क्या है भाई? न बैक्टीरिया, न जीवाणु है, न विषाणु है, कुछ भी नहीं है। अगर बात करें भाई क्लोस्ट्रीडियम चूहाई की वजह से इसके द्वारा होने वाली बीमारी है बीक्यू, लंगड़ा बुखार। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की बात करें तो इससे बीमारी होती है टिटनस। पास्चुरल मल्टीसिटा की बात करें तो अभी बताया था पिछली बार एचएस, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया बीमारी होती है। और ये तीनों के तीनों क्या है? बैक्टीरिया है। तीनों के तीनों क्या भाई? बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो आपको याद रखना है। अगला है मिल्क फीवर रोग है। मिल्क फीवर है किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से नहीं होता है, विषाणु द्वारा भी नहीं होता है, पैरासाइट द्वारा भी नहीं होता। ये मेटाबॉलिक डिजीज है मिल्क फीवर। बात करें तो कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। और इसके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से नीचे आ जाता है, इसलिए बोलते हैं सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अभी जो यूपी का पेपर हुआ है, यूपी वेटनरी ऑफिसर का पेपर हुआ, 1-2 दिन ही हुए हैं, उसके अंदर यह आया था कि मिल्क फीवर में गाय का तापमान हो जाता है। तो वहाँ पर सभी नॉर्मल दे रखे थे या ऊपर दे रखे थे। एक ऑप्शन दे रखा था, उसमें था 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर गया था अभी। तो मिल्क फीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, कैल्शियम की कमी से होते हैं। ट्रीटमेंट पूछे तो अपन लगाते हैं सीबीजी, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगाया जाता है। मिल्क फीवर हो गया। अगला क्वेश्चन है हॉट एयर ओवन में प्रयुक्त तापक्रम व समय पूछ रहा है। यानी हॉट एयर ओवन का तापमान होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के लिए होता है, याद रखना है ये होगा। अगर ऑटोक्लेव का पूछे तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हॉट एयर ओवन किस सिद्धांत पर काम करता है भाई? ड्राई हीट के सिद्धांत पर काम करता है, ड्राई हीट के सिद्धांत पर काम करता है। 34 है निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक नहीं है। एंटीसेप्टिक औषधि नहीं है, ये पूछ रहा है। एंटीसेप्टिक का अर्थ है जो जीवाणु की वृद्धि को रोकती है, वो एंटीसेप्टिक है। देखिए कार्बोलिक अम्ल एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है, फॉर्मेलिन करता है, जिंक क्लोराइड करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। HCl है, ये एसिड है। क्या भाई? ये एसिड है। अगला क्वेश्चन है निश्चेतक का अर्थ है एनेस्थीसिया का कार्य। एनेस्थीसिया कार्य पूछ रहा है चेतन हरण, यानी जो संवेदना है, चेतना वो गायब हो जाएगी, वेद बाहर पेशी शीतलन। तो सभी कार्य करता है एनेस्थीसिया, क्या करता है? सारे कार्य करता है भाई। तो सेंसेशन है बॉडी के वो गायब कर देता है, दर्द है उसको कम कर देता है, और जो मसल्स है उसको रिलैक्स कर देता है। तो तीनों कार्य हैं एनेस्थीसिया से। एनेस्थीसिया से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इनका जो क्लासिफिकेशन है, लोकल कौन सा है और पूरे बॉडी को एनेस्थीसिया कौन सा है, वोलेटाइल कौन से हैं, वो सारे आपको याद रखने हैं। एनेस्थीसिया से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कैटगट बनाया जाता है, ये अपने कैटगट बदले तो सुचर मटेरियल है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। एक तो कौन कौन से अवशोषित होने वाले हैं, कौन से अवशोषित है नहीं होने वाले हैं, ये जरूर क्वेश्चन आता है। तो कैटगट प्राप्त होता है बेड की, आंत की, अध सब मिकोसा से प्राप्त होने वाला परत से प्राप्त होता है। और कैटगट कैसा भाई? अवशोषित, अवशोषित होने वाला धागा है। तो कौन से अवशोषित होने वाले हैं वो भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 37 अनियमित परिधि रप व चमड़ी के कुछ भाग लुप्त होने वाला काय है। यानी अगर अपन बात करें जैसे कि आपने देखा होगा बकरी के अंदर टीट के अंदर तारों से फट जाता है, उस घाव को पूछ रहे हैं, तो उससे बोलते हैं विदिन घाव, इंग्लिश में बोलते हैं लेसेरेटेड वुंड,
लेसेरेटेड वुंड, वुंड के टाइप आपको दे रखे हैं सर्जरी के अंदर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। कितने टाइप के हैं, कौन कौन से वुंड किस कैटेगरी में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से स्थानीय निश्चेतक कहने का अर्थ है लोकल एनेस्थीसिया पूछ रहा है, लोकल एनेस्थीसिया के बारे में पूछ रहा है के रूप में प्रयुक्त नहीं होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आप पूरा ध्यान रखेंगे, नहीं ये सम्मिलित सत्य नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो क्लोरोफॉर्म, लिग्नोकेन, कोकेन, प्रोकेन, ये तीनों अपन बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, जबकि क्लोरोफॉर्म अपन यूज नहीं करते हैं। ये एक प्रकार का वोलेटाइल, वोलेटाइल क्या है, एनेस्थीसिया है। वाष्पशील, वाष्पशील क्या है, एनेस्थीसिया है, क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन है 39, शरीर के किसी जोड़ अथवा संधि पर अधिक तनाव से उत्पन्न, यानी जोड़ के अंदर और संधि के अंदर तनाव आ जाए उससे जो होती है उसे बोलते हैं मोच। फ्रैक्चर नहीं बोलते हैं, संधि विस्थापन नहीं बोलते हैं, घाव नहीं बोलते हैं, मोच बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि की निरंतरता में दरार या दरार भंग होने को कहते हैं, यानी बोन की जो कंटिन्यूटी है या कार्टिलेज की जो कंटिन्यूटी है उसका ब्रेक डाउन होना कहलाता है फ्रैक्चर। क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। अस्थि विस्थापन नहीं कहते हैं, मोच नहीं कहते हैं, घाव नहीं कहते हैं, अस्थि भंग कहा जाता है। अगला है चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है। चारे के अंदर बात करें, क्रूड फाइबर की बात करें तो चारा एक प्रकार का रफेज है। रफेज की बात करें तो रफेज के अंदर जो क्रूड फाइबर होता है वो 18% से ज़्यादा होता है। कितने परसेंट से ज़्यादा, 18% से ज़्यादा होता है। तो डी ऑप्शन है इसका ज़्यादा होगा। अगर बात करें भाई रफेज में तो टीडियन, अगर कंसनट्रेट की बात करें तो यहाँ पर जो क्रूड फाइबर होता है वो 18% से कम होता है। अगला क्वेश्चन है 42, 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी होती है 4.1 किलो कैलोरी होती है। अगर 9.3 की बात करें तो ये 1 ग्राम फैट से उत्पन्न होती है। आपको याद रखना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम फैट से कितनी किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा कहलाती है, यानी 24 घंटे में के अंदर जो दिया जाएगा उसे बोलेंगे अपन राशन। क्या बोलेंगे, राशन बोलेंगे। खुराक किसे बोलेंगे, एक ही समय में जो राशन, एक ही समय में जो फीड दिया जाएगा उसे बोलेंगे खुराक। इसका आंसर होगा पहला, संतुलित आहार नहीं बोलेंगे, संपूर्ण आहार भी नहीं बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है शरीर में हार्मोन्स का स्त्रवण नियंत्रित होता है, यानी बॉडी के अंदर जो हार्मोन का कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, केवल अगर पीयूष ग्रंथि, केवल पश्च पीयूष ग्रंथि, अगर पश्च दोनों पीयूष ग्रंथि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कंट्रोल करती है बाकी सभी हार्मोन को। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन निकलते हैं और जो मध्य पीयूष ग्रंथि उससे 1 हार्मोन और जो पश्चिम पीयूष ग्रंथि उससे 2 हार्मोन, टोटल मिला के पिट्यूटरी से 9 हार्मोन निकलते हैं, 6 + 1 + 2। और ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम है एडीएस या वेसोप्रेसिन, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, दोनों हार्मोन। अगला 45, पशुओं की दैनिक आहारीय आवश्यकता मुख्यतः निर्भर करती है, यानी कितना आहार अपने को देना चाहिए ये किस पर निर्भर करता है, केवल पशु की उम्र पर, केवल पशु के शरीर भार पर, केवल पशु के उत्पादन पर, पशु के शरीर भार एवं उत्पादन पर, दोनों पर निर्भर करती है। उसका बॉडी वेट कैसा है और कितना उत्पादन दे रहा है उस पर अपने को निर्भर करती है कितनी फीड खिलाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 46, नवजात बछड़े या बछड़ियों को कोलोस्ट्रम की दी जाने वाली मात्रा है। कोलोस्ट्रम से भी 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। पिछले साल सुपरवाइजर में आया है, वीओ में आया है और हमेशा एक ही क्वेश्चन आया है, कितना देते हैं, 10% बॉडी वेट। और बॉडी वेट किसका है, काफ का है, बछड़े का बॉडी वेट है। तो यह आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, नवजात शरीर भार का 1/10 भाग। 47 है कपास के पौधे में पाए जाने वाला एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन सा है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर से भी 100% एक क्वेश्चन आएगा अपने न्यूट्रिशन में। 15-20 जो भी लिखा है आपको याद करना है। अगर कपास की बात करें तो यहाँ पर होता है गोसिपियम,
यहाँ पर कौन सा होता है, गोसिपियम होता है। यह सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 48 की बात करें, साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिसमें क्या हो भाई। अगर बात करें भाई है और साइलेज की, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपने न्यूट्रिशन में है। और साइलेज की बात करें तो साइलेज से क्वेश्चन अपने 2022 में जरूर आएगा। अपने हमारे वीडियो में आया था वेरी गुड साइलेज की पीएच, वेरी गुड साइलेज की पीएच, गुड साइलेज की पीएच, पुअर साइलेज की पीएच। पीएच आपको याद रखनी है। और साइलेज बनाने की प्रक्रिया कौन सी है, अभी अभी ये आया था यूपी के वीडियो के पेपर में आया था कि साइलेज की क्वालिटी किस प्रकार जांच की जाती है। तो आपने को याद रखना है, फेलिंग इंडेक्स से याद करते हैं वो आया था। तो साइलेज और है से जरूर क्वेश्चन आएगा। अगर दोनों की बात करें तो साइलेज से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। वेरी गुड साइलेज और पुअर साइलेज की पीएच भी आपको याद रखनी। वेरी गुड की 3.5 से 4.2, इसकी है 4.2 से 4.5 और पुअर की है 4.8 से ज़्यादा। और साइलेज उन फसलों का बनाना चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। और सबसे अच्छी फसल पूछे साइलेज के लिए तो है मक्का। कौन सी है भाई, मक्का सबसे अच्छी फसल है। तो इसमें ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। और अगर पूछे कौन सी, तो जिया मेज करते हैं मक्का। मक्का सबसे अच्छी फसल है साइलेज बनाने के लिए। अगर है की पूछते तो है के लिए है ओट, जई। कौन है, जई है। अगला है विश्व की कुल गायों की संख्या कितने % भारत में है। तो विश्व की बात करें तो उसकी 14% गायें अपने भारत के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नस्ल की गाय सवाई चाल के लिए जानी जाती है। तो सबको आता है कांकरेज सवाई चाल के लिए। अब की बार ये क्वेश्चन आ सकता है राशि चाल आपको देखने को मिलेगी। अस्टील के अंदर पोल्ट्री की ब्रीड है। कांकरेज की बात करें तो 2 लाइन महत्वपूर्ण। पहली लाइन सवाई चाल, दूसरी लाइन इसकी महत्वपूर्ण देसी के अंदर देसी गायों में सबसे भारी है वो कांकरेज है। स्वयं बफेलो यानी कीचड़ वाले बफेलो तथा वाटर बफेलो में क्या अंतर है। तो यहाँ पर जो अंतर की बात करें तो मुख्य रूप से क्रोमोसोम का अंतर है। वाटर बफेलो की बात करें तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर है 50। कितने हैं, 2n अवस्था की बात कर रहा हूँ। डिप्लोइड अवस्था की बात करें तो 50 है। स्वयं बफेलो की बात करें तो यहाँ पर क्रोमोसोम है 48। कितने हैं, शरीर के रंग, गुणसूत्रों की संख्या। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर से भी अपने एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आए हैं 16, 18 और आने वाले एग्जाम में भी क्रोमोसोम नंबर से क्वेश्चन जरूर आएंगे। गुजरात में LSA का पेपर हुआ, हरियाणा में हुआ, सब के अंदर क्रोमोसोम नंबर पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है ट्विच निम्न में से किस जानवर को नियंत्रित करने के लिए काम लिया जाता है। तो ट्विच अगर बात करें भाई इस प्रकार से होता है ट्विच। और ये यूज किया जाता है घोड़े के अंदर। किसमें, घोड़े के अंदर यूज किया जाता है। इसको लगाया जाता है या तो अपन बोलें कान के आधार पर लगा सकते हैं, कान में डाल देते हैं, या अपन बोलें लिप के अंदर होठों पर भी लगा सकते हैं। तो घोड़ा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 53 रिफ्यूज विधि है। देखो गाय के गिराने के लिए सबसे अच्छी मेथड पूछे तो रिफ्यूज विधि है। गाय को गिराने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है। तो यह है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें भाई घोड़े को गिराने के लिए तो अपन काम लेते हैं होबस मेथड काम में लेते हैं, सिंगल साइडलाइन मेथड काम लेते हैं, डबल साइडलाइन मेथड काम में लिया जाता है। तो गाय को गिराने के तरीके या घोड़े को गिराने के तरीके, तो इस बार हो सकता है आपको घोड़े के गिराने वाले से क्वेश्चन देखने को मिले। अगला वे स्थान जहां पर जीन गुणसूत्रों के ऊपर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, लोकस, एलिल, गैमेट, केंद्रक। तो देखे भाई ये सभी नहीं बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स के अंदर फादर से भी क्वेश्चन आए हैं और जेनेटिक्स में शुरुआत में जो परिभाषाएं लिखाई है वहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उसके आगे बात करें तो ब्रीडिंग से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हर बार आया ब्रीडिंग से, प्रोजेनी टेस्टिंग से आया है, आउट क्रॉसिंग से क्वेश्चन आया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसे लोकस कहा जाता है। अगला है कितने वर्ष का ऊँट फुल माउथ कहलाता है। फुल माउथ का अर्थ है जब सारे दांत आ जाते हैं, वे आयु जब पशु के सारे दांत आ जाते हैं उसे बोलते हैं फुल माउथ कंडीशन। ऊँट की बात करें तो 7 वर्ष है। कितने वर्ष है,
7 वर्ष है। देख भाई ऊंट का पूछा है, सुपरवाइजर 2021 में आया था कि ऊंट के अंदर दांतों के अंदर कितने, मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं। तो ऊंट जितने भी जातियों के अपन ने इस तरह दंत सूत्र पढ़े हैं वो याद रखना है, कितनी दांतों की संख्या है वो याद रखनी है, और फुल माउथ कंडीशन सभी पशुओं की याद रखनी है। अगला है गोदन। गोदन का अर्थ है भाई टैटूइंग। टैटूइंग द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है? टैटू कहाँ बनाया जाता है? कान पर, नाक पर, गर्दन पर, पिछले पैर पर। तो टैटू बनाया जाता है जनरली कान की आंतरिक सतह पर। कान की आंतरिक सतह पर ये बनाया जाता है, और ये मुख्य रूप से उन पशुओं में काम में लिया जाता है जिनकी स्किन फेयर हो। स्किन क्या हो भाई? काली नहीं हो, उनमें काम में लिया जाता है। मुख्य रूप से अपन बात करें भाई, काफ में काम में लेते हैं, गोट में काम में लेते हैं, और गोट की या किड में काम लेते हैं, लैम्ब के अंदर काम में लिया जाता है। जो स्मॉल एनिमल है उनमें ये टैटूइंग काम में लिया जाता है। लार्ज एनिमल में सबसे अच्छा तरीका ब्रांडिंग। क्या है भाई? ब्रांडिंग सबसे अच्छा तरीका है लार्ज एनिमल में। अगला क्वेश्चन है, गायों के आवास बनाते समय एक गाय को आवास हेतु कितनी जमीन की जरूरत होती है? गाय को अपने को आवास बनाना, हाउसिंग सिस्टम की बात करें तो हाउसिंग सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको 2 टेबलें बनाई हैं रोज हाउसिंग सिस्टम में, एक तो BIS के अकॉर्डिंग, एक स्टैंडर्ड है। दोनों टेबल याद करनी है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और मुख्य रूप से अगर क्वेश्चन आएगा तो गाय की पूछेंगे। गाय के आंकड़े पूछने की ज़्यादा संभावना है, बाकी जातियों के पूछने की कम संभावना है। अगर पोल्ट्री हाउसिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको केज सिस्टम और डीप लिटर सिस्टम पढ़ना है। डीप लिटर सिस्टम से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर बात करें तो 20 से 30 स्क्वायर फीट चाहिए। और जनरली बात करें भाई, गाय लगभग 7 फीट लंबी है, ऐसे 7 फीट लंबी है, 7 फीट लंबी है, और 3 फीट अगर चौड़ी मान लें स्थान, तो 7 × 3 को करें तो 20 × 7 × 3 21 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है 58, बहुयुग्म एलील, मल्टीपल एलील का उदाहरण है। गाय के कोट का रंग ये भी है, ड्रोसोफिला आंखों का रंग ये भी है, ब्लड ये भी है, तो इसका आंसर आएगा ऑल। मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील यहाँ से देखो उदाहरण पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीपल एलील, मल्टी का अर्थ है किसी कैरेक्टर के 2 से ज़्यादा एलील हो, उसे बोलते हैं मल्टीपल एलील। अगला है इंसानों में गंजापन, बाल्डनेस किसका उदाहरण है? देखो भाई, बाल्डनेस ये उदाहरण है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट का। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। सेक्स लिंक्ड नहीं है, सेक्स लिमिटेड भी नहीं है। और इसके जो जीन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? कायिक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कायिक गुणसूत्र पर इसके जीन पाए जाते हैं। जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट हैं उनके जीन किसमें, कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं लिंक क्रोमोसोम पर, सेक्स क्रोमोसोम पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को कहते हैं? देखो भाई, अचानक होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। तो पहला ऑप्शन है इसका वो करेक्ट होगा, समसूत्री विभाजन, ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। देखो भाई, यहाँ से अगर बात करें भाई, क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन आ सकता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? अगर बोलते हैं भाई अर्धसूत्री फर्स्ट में होता है। कहाँ होता है? अर्धसूत्री फर्स्ट में होता है। अगर एग्जैक्ट पूछे तो पैकाइटिन अवस्था में, पैकाइटिन अवस्था में होता है। मिसेस फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। अगला क्वेश्चन है 61, एपिस्टेटिस। एपिस्टेसिस किसे कहते हैं? देखो भाई, एपिस्टेटिस का अर्थ है ये नॉन एलिक इंट्रैक्शन है, यानी यहाँ पर एलील अलग अलग होंगे। एक लोकस का जीन दूसरे जीन के प्रभाव को खत्म कर देता है, उसे बोलते हैं एपिस्टेटिस। पहला इसका सही है, जीन का टूटना नहीं कहते हैं, एक प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं है, DNA का टूटना भी नहीं कहते हैं। तो पहला इसका राइट आंसर है। एक ही नस्ल के जानवर जो आपस में रिश्तेदार नहीं हो की ब्रीडिंग को कहते हैं? आपस में रिश्तेदार नहीं है उसे बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। उसे क्या बोलते हैं? आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। पहला इसका सही होगा। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करते हैं? अलग अलग नस्लें हैं, जैसे ये नस्ल A है, ये नस्ल B है, इसमें क्रॉस कराने से एक नई नस्ल बन गई C। क्लोज ब्रीडिंग में क्या करते हैं? जो फुल शिप है, फुल शिप का अर्थ है जिनके माता पिता कॉमन है उनके मध्य मीटिंग करवाई जाती है। और लाइन ब्रीडिंग के अंदर हाफ शिप यानी जो सोतेले है, जैसे काका के
या ताऊ जी के, इनके मध्य जो मीटिंग होगी वो लाइन ब्रीडिंग में, सगे भाई बहन के मध्य जो मीटिंग होगी उन्हें क्लोज ब्रीडिंग कहा जाएगा। तो पहला आंसर होगा आउट क्रॉसिंग। अगला है घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या, बिल्कुल कॉमन सी है भाई, 64 है। टू एन अवस्था की बात करें तो घोड़े में 64 है। अगर गाय की बात करें तो गाय के अंदर टू एन अवस्था में 60 है, और गरीब की गाय बकरी इसमें क्रोमोसोम 60 है। क्रोमोसोम नंबर से क्वेश्चन जरूर आए हैं। 50 रिवर बफेलो में, 48 स्वयं बफेलो के अंदर है, ये रिवर बफेलो के अंदर है। अगर बात करें भाई 54 है अपने भेड़ के अंदर, किसमें है? भेड़ के अंदर है। तो ये क्रोमोसोम सभी के याद करना है। प्रोजेनी टेस्टिंग है, प्रोजेनी टेस्टिंग का अर्थ है जो संतति है उनके प्रोडक्शन को देख के चयन करना। और ये मुख्य रूप से प्रोजेनी टेस्टिंग काम में ली जाती है सांड के चयन के लिए, सांड के चयन के लिए काम में ली जाती है। नर सांड के चयन की विधि है प्रोजेनी टेस्टिंग, गाय के लिए नहीं लेते हैं और बाकी सभी के लिए नहीं ली जाती है। अगला 65 ग्राम आधार योजना KVS, क्या है भाई? KVS की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 52 में हुई थी। उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 में चली थी। इसी ग्राम आधार योजना को बोलते हैं सभी योजनाओं की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल स्कीम, मदर ऑफ ऑल स्कीम के नाम से इसे ही जाना जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यहाँ पर चली थी। अब पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही, इसके स्थान पर नीति आयोग चल रहा है जो 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर दिल्ली और अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला है 66 किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सूअर के अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, लगभग 200 से 250 ml आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा सीमन की मात्रा सूअर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है अपना Ln2 लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान होता है। तो Ln2 का तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, बाकी कोई नहीं है। कभी कभी ऐसे फारेनहाइट दे देता है तो वहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, याद रखना भाई डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला क्वेश्चन है घोड़े में ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी प्रसव क्रिया को घोड़े में क्या बोलेंगे? तो घोड़े के अंदर प्रसव क्रिया को बोलेंगे अपन फॉलिंग। क्या बोलेंगे? फॉलिंग कहा जाएगा। फॉलिंग इसका सेकंड ऑप्शन है। अभी हमारे राज्यवास PG पेपर में आया था कि गद्दी के अंदर प्रसव क्रिया को क्या बोलते हैं? तो जो घोड़े के अंदर बोलते हैं वही गद्दी के अंदर बोलते हैं, फॉलिंग कहा जाता है। लैम्बिंग भेड़ में, किडिंग बकरी में, काविंग गाय भैंस में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस जानवर का अंडाशय बादाम के आकार का, आलमंड शेप का, बादाम के आकार का किसका होता है? घोड़ी की बात करें तो घोड़ी का होता है बीन शेप। किसका होता है? बीन शेप। गाय का होता है ओवल, अंडाकार होता है। अगर बात करें भाई भैंस का भी ऐसा ही होता है। बकरी इसका सही आंसर होगा। बकरी और भेड़ दोनों के अंदर बादाम के आकार का होता है। जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि स्प्लीन कैसी होती है, यूट्रस का शेप कैसा होता है, ओवेरी का शेप कैसा है। जैसे ओवेरी का है तो यूट्रस का भी याद रखना, टी होता है, अपने घोड़ी के अंदर वी होता है, बिच के अंदर, ये आपको याद रखना है। और जो मनुष्य का फुटप्रिंट है उस प्रकार की स्प्लीन आपको डॉग में देखने को मिलेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्प्लीन डॉग की बात करें तो ये होते हैं ह्यूमन फुट प्रिंट। ये भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इस बार एलएसए में। अगला है भैंस में मध्य चक्र की लंबाई ईस्टर साइकिल कितने दिन का होता है? 21 दिन का। गाय भैंस में ईस्टर साइकिल 21 दिन का होता है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है घोड़े का गर्भकाल होता है। तो सभी के गर्भकाल आपको लिखाए हैं, टेबल बनाए, और टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। घोड़े की बात करें तो 11 महीने 11 दिन होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 71 का। घोड़े के अंदर ये होता है, गाय के अंदर 10 महीने, ये होता है भैंस के अंदर। अगर बात करें 5 महीने 5 दिन, ये होता है बकरी में। अगला है किसी बीमारी में गाय में गर्भपात 2 से 4 माह में। गाय के अंदर गर्भपात शुरुआत के ट्राइमेस्टर में, ट्राइमेस्टर करते 3-3 महीने, 9 महीने तो शुरुआत में जो ट्राइमेस्टर में होने वाली कौन है? जो ट्राइकोमोनास, ब्रुसेलोसिस, विब्रियोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये ट्राइकोमोनास है।
अबॉर्शन कोज करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। अगर बात करें ब्रुसेलोसिस की तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कोज करता है, और ये करता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, और ये भी करता है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। अगर बात करें भाई ब्रुसेलोसिस की तो बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी, इसके लिए जो वैक्सीन यूज करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। कॉटन स्ट्रेन 19, कॉटन स्ट्रेन 19 यूज की जाती है, कॉटन स्ट्रेन 19 यूज की जाती है, और केवल मादा के अंदर ब्रुसेला का टीका लगता है। और ब्रुसेला और एफएमडी को जड़ से खत्म करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, उसका नाम है NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। 11 सितंबर को स्टार्ट की गई है, 2019 को मथुरा विश्वविद्यालय से मोदी जी द्वारा स्टार्ट की गई NADCP। एफएमडी को और ब्रुसेला को टीकाकरण द्वारा जड़ से खत्म करने का टारगेट है। अगला क्वेश्चन है 73, उपचार पर्ची में एंटीसीबस एसी का अर्थ है, एसी का अर्थ है भोजन से पहले, भोजन से पहले। तो भोजन के बाद के लिए यूज करते हैं BC, भोजन के मध्य नहीं है, भोजन से पहले, तो C आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 74, साइनाइड टॉक्सिसिटी की प्रति औषधि यानी एंटीडोट पूछ रहे हैं आपको, जितनी भी टॉक्सिसिटी उसके सभी के एंटीडोट याद रखना है कि बाल किस में यूज करते हैं, कैल्शियम EDTA किस में यूज करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल हर बार एग्जाम आता है, तो इसके लिए यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम नाइट्रेट, दोनों यूज किए जाते हैं। तो इसका बी आंसर है वो राइट होगा। साइनाइड किससे होता है भाई, जो अपने अध पक्की फसल है, जवार है, उनको खाने से क्या हो जाता है, साइनाइड टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगला है थाइलेरिया रोग के उपचार हेतु इंजेक्शन ब्यूटालेक्स की मात्रा में प्रयोग। देखो ब्यूटालेक्स है वो थाइलेरियोसिस, थाइलेरियोसिस में यूज करते हैं, और इसकी जो मात्रा है वो है 1 मिलीग्राम 20 kg बॉडी वेट 5% सॉल्यूशन IM। ये इसी प्रकार एक बीमारी है बवेसियोसिस, बवेसियोसिस की बात करते हैं, इसके लिए जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं उसका नाम है बेरेनिल, RTU। इसमें जो साल्ट होता है उसका नाम है डायएमीन बेरेनिल, RTU यूज करते हैं। डायएमीन एसीटूरेट, डायएमीन एसीटूरेट ये यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है थाइलेरियोसिस में कौन से ड्रग्स देते हैं और बवेसियोसिस में कौन से ड्रग्स देते हैं। अगर उपचार से या ड्रग से क्वेश्चन आएगा तो अपने ज़्यादातर चांस है जो प्रोटोजोआ द्वारा या पैरासाइट द्वारा होने वाली बीमारियां हैं उनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, उनके ट्रीटमेंट पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है 76, एक टेबल स्पून किसके समतुल्य होता है, तो 20 ml के तुल्य होता है। अगला है 77, कुत्ते के रक्त वाहिनियों या नस में इंजेक्शन लगाने का मूल स्थान है जुगुलर वेन। अपन यूज करते हैं भाई लार्ज एनिमल में, ये यूज नहीं करते हैं, ये यूज नहीं करते हैं, विंग वेन यूज नहीं करते हैं, सिपेनस वेन यूज करते हैं। डॉग के अंदर सिपेनस वेन यूज की जाती है। अगला है 78, मुलायम आदर ठोस औषधि जो वसीय तेलीय पैराफिन आधार भाग में तैयार की जाती है, केवल बाहरी उपयोग के लिए यूज की जाती है, उन्हें बोला जाता है ऑइंटमेंट। ये परिभाषा है फार्मा के अंदर, इनसे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है 79, वे औषधियाँ जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाती है, जो संकुचन को बढ़ाएगी उसे बोलेंगे इक्वोलिक, और टोकोलाइटिक किसे कहेंगे, तो संकुचन को कम करेगी, संकुचन को कम करेगी। ये 2016 में आया है, और ये टोकोलाइटिक LSA 2018 में आया है। अगला क्वेश्चन है 80, गोवंश में नेजल ग्रेनुलोमा रोग के इलाज हेतु अधिक काम में ली जाने वाली औषधि है। देखो ये फिर से पैरासाइट जो बीमारी है उनसे होने वाली बीमारी, इसके लिए जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं टाटर इमेटिक यूज की जाती है। तो जो पैरासाइट जो होने वाले पैरासाइट जो भी बीमारी है उसके ट्रीटमेंट आपको याद करना है। चलिए वो जो आज का पेपर है, थैंक यू वेरी मच। 2016 का जो पेपर है इसी के अकॉर्डिंग आगे आने वाला पेपर भी होगा।